नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज आप सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज लेकर हूँ। आज की क्लास में महात्पुर दिवस के बारे में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन महात्पुर दिवस से पूछा ही गया है। तो ये 2 नंबर आज की क्लास में आपके पक्के हो जाएंगे। महात्पुर दिवस तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, इसके साथ साथ ये दिवस मनाते क्यों हैं, उससे जुड़ा कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट तो नहीं है, उन सब चीज़ों को भी आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को पूरा देखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट की नोट्स बनाइएगा, अच्छे से रिवीजन करिएगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले हम जनवरी माह के महात्पुर दिवस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 4 जनवरी को हम विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाते हैं। लुईस ब्रेल के जन्म दिवस को ब्रेल दिवस के रूप में मनाते हैं। लुईस ब्रेल ने वेल लिपि का आविष्कार किया था। वेल लिपि में क्या होते हैं, 6 मूल बिंदु होते हैं, जिसके आधार पर जो दृष्टिहीन लोग होते हैं ना, वो लिख पाते हैं और पढ़ पाते हैं। तो 4 जनवरी को लुईस ब्रेल का जन्म दिवस को हम ब्रेल दिवस के रूप में मनाते हैं। लुईस ब्रेल का संबंध था फ्रांस से। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटते हैं, इसीलिए 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया था, और महात्मा गांधी ने फिर भारत में अलग अलग आंदोलन जैसे चंपारण सत्याग्रह में, खेरा सत्याग्रह में, अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन में, इन सब में भाग लिया था। धीरे धीरे महात्मा गांधी ने भारत की राजनीतिक में सक्रिय रूप से भागीदारी की थी। इसी के साथ साथ 1915 में महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने केसर ए हिंद की उपाधि भी दी थी। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बार का विश्व हिंदी दिवस का सम्मेलन फिजी में आयोजित किया गया है। और जबकि हम 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस पूछ रहा है कि राष्ट्रीय, इस दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि होती है। और अभी आपको लाल बहादुर शास्त्री से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने इससे पहले की क्लास में डिस्कस किया था। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। स्वामी विवेकानंद ने ही अमेरिका के शिकागो में जाकर सर्वधर्म का सम्मेलन में भाग लिया था। 15 जनवरी को हम राष्ट्रीय सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। पहले चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ कौन थे, बिपिन रावत पहले CDS थे। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाते हैं। अब हमने क्या किया, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जो स्टार्टअप का बड़ा रूप होता है उसी को हम क्या कहते हैं, यूनिकॉर्न। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस होता है। सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था कटक उड़ीसा में। कटक उड़ीसा में आपका राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। 24 जनवरी को पहली बार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री के पद पर बैठी थी, इसीलिए हम 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 25 जनवरी को एक तो हम राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाते हैं, और इस बार आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने पर्यटन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रखा है। अभी हमने अयोध्या मंदिर भी खूब बनाया है और भी बहुत सारी चीज़ें, तो पर्यटन को उत्तर प्रदेश बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ 25 जनवरी 1950 को हमने क्या किया था, निर्वाचन आयोग की स्थापना किया था। निर्वाचन आयोग के पहले अध्यक्ष थे सुकुमार सेन। निर्वाचन आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थी रमा देवी। वर्तमान के मुख्य निर्वाचन आयुक्तों ने राजीव कुमार, क्योंकि अभी 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ, ये सारे चुनाव कराता कौन है, निर्वाचन आयोग। तो फिर निर्वाचन आयोग का हमारे संविधान में कहाँ पे उल्लेख है, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है, जबकि अनुच्छेद 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। जो आपके स्थानीय स्तर के चुनाव होते हैं, पंचायत के चुनाव, नगर पालिका के चुनाव, ये सारे चुनाव कौन कराता है, ये सारे चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग। आपके लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, राज्यपाल का चुनाव, ये सारे चुनाव कौन कराता है, ये सारे चुनाव आपके लोक सेवा जो आपका चुनाव कराता है, आपका राज्य का नहीं, निर्वाचन आयोग कराता है। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 को। निर्वाचन आयोग की जिस दिन स्थापना हुई थी, उसी लिए हम 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं।
छब्बीस जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान लागू किया था। इसीलिए 26 जनवरी को हम भारत का गणतंत्र दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी हम 26 जनवरी को मनाते हैं। देखिए हमारा संविधान क्या हुआ था, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन हमने अपने संविधान को 26 जनवरी को लागू किया था। अब हमने अपना संविधान 26 जनवरी को लागू क्यों किया था? देखो 1929 का लाहौर अधिवेशन होता है। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं जवाहरलाल नेहरू। जब 1928 में मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी नेहरू रिपोर्ट, तब उसमें हुआ था कि भाई हमें क्या करना है। संविधान सभा जब मांग कर रहे थे तो हम डोमिनियन स्टेट की मांग करें कि पूर्ण स्वाधीनता की, तब महात्मा गांधी ने कहा था कि ऐसा करते हैं कि नेहरू रिपोर्ट में हम क्या कर देते हैं, डोमिनियन स्टेट की मांग करते हैं। क्योंकि उसी टाइम पे सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू ये कह रहे थे डोमिनियन स्टेट की मांग नहीं करनी, हमारा उद्देश्य स्वतंत्रता की प्राप्ति और हम स्वाधीनता की ही मांग करेंगे। लेकिन नेहरू रिपोर्ट में महात्मा गांधी ने कहा कि अभी हम क्या करते हैं, डोमिनियन स्टेट की मांग करते हैं। अगर 1 वर्ष के अंदर हमें डोमिनियन स्टेट दे देते तो हम डोमिनियन स्टेट ले लेंगे। अगर 1 वर्ष के अंदर में डोमिनियन स्टेट नहीं देते तो फिर हमारा लक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्ति ही हो जाएगा। तो 1928 में हम डोमिनियन स्टेट की मांग करते हैं नेहरू रिपोर्ट में। 1928 से 1929 आ जाता है, 1 वर्ष बीत जाता है और हम क्या करते हैं, हमें डोमिनियन स्टेट भी नहीं मिलता। तो फिर कांग्रेस का 1929 का लाहौर अधिवेशन होता है। तब जवाहरलाल ने कहा था कि अब हमारा लक्ष्य क्या हो गया, पूर्ण स्वाधीनता। रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था और कहा था अगले साल से हर साल हम 26 जनवरी को क्या करेंगे, स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। इसीलिए 26 जनवरी 1930 को हमने पहली बार स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। इसी 26 जनवरी की डेट को ऐतिहासिक बनाने के लिए हमने अपने संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया, जबकि हमने अपने संविधान का अंगीकरण कब कर लिया था, 26 नवंबर 1949 को अंगीकरण किया था, लागू किया था 1950 को, याद रहेगा। इसीलिए 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, 26 नवंबर को हम संविधान दिवस और विधि दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 30 जनवरी को एक तो हम राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाते हैं, इसी के साथ साथ महात्मा गांधी का शहीदी दिवस भी है, तो शहीदी दिवस भी मनाते हैं हम 30 जनवरी को। इसी के साथ साथ जनवरी माह का जो अंतिम रविवार होता है उस दिन हम विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो जनवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस थे, सारे दिवस को याद कर लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर आप पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम नहीं दे रहे, किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तब भी आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जो टाइम बचा है ना, इसी टाइम को यूटिलाइज कर लीजिए। छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, उन्हें छोड़ना नहीं है। इसी के साथ साथ आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की, पॉलिटी की, एंशियंट हिस्ट्री की, फिजिक्स की, बायो की, ये सारी रिवीजन क्लासें आ रही। समझो जीके जीएस को अगर आपने पढ़ा नहीं है, तभी अभी जो क्लासें आ रही, अगर इन क्लासों को देख कर गए तो आराम से 25+ स्कोर करेंगे। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर पेपर का लेवल ठीक ठाक आता है, बहुत टफ नहीं आता या बहुत अतार्किक क्वेश्चन नहीं आते, तो जीके जीएस में कम से कम आपको 25+ स्कोर करने पड़ेंगे, तभी सिलेक्शन की पीडीएफ में नाम आएगा। क्योंकि 90% बच्चों की मैथ तैयार है, मैथ का बहुत बड़ा रोल भी नहीं है। रीजनिंग भी बच्चों ने बहुत पढ़ा है, इस बार हिंदी भी पढ़ा है, और 90% बच्चों ने यही गलती किया, उन्होंने जीएस को बहुत ज़्यादा रोल नहीं दिया पहले। तो जीएस अगर आपकी वीक है तो समझो सबकी वीक है। तो बस अब सिलेक्शन किसका होगा, सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो इस टाइम का यूटिलाइज कर लेंगे। और एक कड़वी सच्चाई समझ लीजिए, जो आपको पढ़ा रहे होते हैं ना बहुत सारे टीचर, जो आपको लगता है ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ा रहे हैं या और भी आप यूट्यूब वगैरह में देखते हो जिसकी बहुत देखो अर्निंग नहीं है, वो सब ने भी फॉर्म भरा है। क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं ना, हमारा समाज गवर्नमेंट जॉब को बहुत वरीयता देता है। अगर वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, उसके पास एज है, तो उसने भी फॉर्म भरा है। तो एक बात समझनी होगी, आपका कंपटीशन तो आपके साथ बच्चे पढ़े उनके साथ नहीं है, आपका कंपटीशन तो एक तो पहले पूरे यूपी के बच्चों के साथ है, दूसरा अदर स्टेट के बच्चों ने भी फॉर्म भरा है, तीसरा बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो पढ़ा भी रहे और खुद भी उन्होंने यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरा है। या कोई भी जॉब आती है ना, जो इंसान ऑफलाइन कोचिंगों में ऐसे पढ़ा रहे होते उसे भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए होती है, फॉर्म उसने भी भरा होता है। जो छोटे छोटे यूट्यूब चैनल होते हैं
अब जैसे अब हमें क्या लग रहा है, अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर रहे हैं। भाई कर रहे हैं, इंसान नहीं सिलेक्ट हो पा रहा है वो एक अलग चीज़ है कि भाई मेरा 0.25 से नहीं हो पाया, 1 नंबर से नहीं हो पाया, लेकिन इंसान को गवर्नमेंट जॉब चाहिए होती है। हम जिस मिडिल क्लास फैमिली में होते हैं ना, हमारे यहाँ पे सारे दुख समस्याएं सबको दूर करने का एक ही रास्ता होता है, गवर्नमेंट जॉब। तो मेहनत करते रहिए और साथ में आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई कंपटीशन किससे है। जब आपको पता होगा कि आपका दुश्मन कैसे, दुश्मन की ताकतें कैसे हैं, तभी तो आपको उसका अंदाज़ा लगाओगे, तभी तो अपनी रणनीति को बनाओगे। अगर आपको लग रहा है कि मेरा खुद से कंपटीशन है तो इस गलत फहमी से बाहर निकलिए। टेंशन नहीं लेना, बस आप पढ़ते रहिए। जितनी वीडियो आए इतनी वीडियो देखकर जाइएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप आराम से 25+ स्कोर कर लेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने तो पहले नहीं देखा, अब कैसे याद होगा। तो देखो, पहले नहीं देखा, अब बिल्कुल से सारी चीज़ें नहीं याद हो जाएंगी, क्योंकि अब मैं लास्ट के टाइम 4 से 5 दिन बचे, मैं कहता हूँ सारी चीज़ें रट के चाहिए। लेकिन एक बार वीडियो को सुन लीजिए। अब सुनने से क्या होगा कि कुछ चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। और जब माइंड में सेट हो जाएंगी तो ऑप्शन आएगा, तो उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाओगे। तो वहाँ पे शायद आंसर लग जाए, शायद आपका तुक्का काम कर जाए। हो सकता है कि दिवस याद हो सकता है ना याद हो, अचानक से आपके कोई दिवस याद आ जाए, वही आपके एग्जाम में आ जाए, तो आप टिक कर लोगे, तो 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। चलो फरवरी माह के दिवस को देख लेते हैं। 1 फरवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? भारतीय तटरक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 फरवरी 1971 को क्या हुआ था? ईरान के रामसर में सम्मेलन हुआ था आर्द्रभूमि वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए। और ये जो सम्मेलन होता है 1971 में, लेकिन लागू कब होता है? 1975 में। और भारत इसका सदस्य कब बनता है? भारत 1982 में सदस्य बनता है। अभी हाल ही में कल क्या हुआ है? 3 नई आर्द्रभूमि घोषित की गई हैं। आपको सारी नहीं याद होनी चाहिए, लेकिन ये याद होनी चाहिए कि सर्वाधिक कहाँ पे? देखो, सर्वाधिक है आपके तमिलनाडु में। अभी कल 2 और तमिलनाडु में घोषित कर देंगे। उसके बाद आपकी यूपी में आपके 10 रामसर स्थल है, जैसे आपकी कीथम झील हो गई। इसके अलावा और जो भी झील है, तो आपको उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल याद होने चाहिए। वेटलैंड और रामसर का एक अलग से वीडियो पड़ा है, उसको देख लीजिएगा। अगर हम यहाँ पे सारी साइड डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो 2 फरवरी को हम आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाते हैं। आर्द्रभूमि दिवस का सम्मेलन 1971 में हुआ था, जो कि लागू हुआ था 1975 में। इंडिया आर्द्रभूमि रामसर सम्मेलन का सदस्य है, और इसके तहत हम क्या करते हैं? जो आर्द्रभूमि होती है उसका संरक्षण करते हैं। अगला 4 फरवरी को हम विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं। देखो, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट धातु का प्रयोग करते हैं। कैंसर का अंदर किसमें करते हैं? ओंकोलॉजी में कैंसर का अध्ययन करते हैं। इस बार का रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है डॉक्टर रवि कन्नन को। डॉक्टर रवि कन्नन क्या है? ओंकोलॉजिस्ट है। जो कैंसर से जुड़ा हुआ डॉक्टर होता है उससे हम क्या बोलते हैं? ओंकोलॉजिस्ट। तो इस बार का कैंसर का जो रैमन मैग्सेसे अवार्ड है, किसको मिला है? डॉक्टर रवि कन्नन को, जो एक प्रकार के ओंकोलॉजिस्ट है, इसलिए ध्यान रखिएगा। और अच्छा, पहला रैमन मैग्सेसे अवार्ड किसको मिला था? पहला रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था विनोबा भावे को, जो कि भूदान आंदोलन से जुड़े हुए थे। विनोबा भावे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही भी थे। दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त। सिर्फ हम उसको नहीं डिस्कस कर रहे कि सिर्फ महत्वपूर्ण जिसका, और भी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कैंसर के उपचार में हम कोबाल्ट धातु का प्रयोग करते हैं। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट धातु का प्रयोग करते हैं। तो कोबाल्ट धातु कौन सी विटामिन में पाई जाती है? विटामिन B12, जिसे हम साइनोकोबालामिन के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है, जिसका उपयोग हम कैंसर के उपचार में करते हैं। 10 फरवरी को हम राष्ट्रीय कृमि दिवस के रूप में मनाते हैं। 13 फरवरी को हम विश्व रेडियो दिवस भी मनाते हैं। इसी के साथ 13 फरवरी को हम राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। 13 फरवरी सरोजिनी नायडू जी का जन्म दिवस है। सरोजिनी नायडू पहली महिला राज्यपाल है, जो कि कहाँ की बनी? उत्तर प्रदेश की। ये भारत की भी पहली महिला राज्यपाल है, लेकिन ये बनी कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की तो पहली महिला राज्यपाल है ही, इसके साथ साथ भारत की पहली महिला राज्यपाल भी कौन है? सरोजिनी नायडू जी। सरोजिनी नायडू जी कांग्रेस की पहली भारतीय महिला हैं, जिन्होंने कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? 1925 के कानपुर अधिवेशन। 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सरोजिनी नायडू ने। देखो, कांग्रेस से जुड़ी हुई 4 महिलाओं के नाम अक्सर पूछता है। पहली महिला थी
कादम्बनी गांगुली। कादम्बनी गांगुली भारत की पहली महिला स्नातक है। इन्होंने कौन से अधिवेशन में, कांग्रेस के 1890 के बॉम्बे अधिवेशन में क्या किया था, 1890 का कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। कलकत्ता अधिवेशन में पहली महिला कादम्बनी गांगुली ने संबोधन दिया था। संबोधन मतलब उस अधिवेशन को संबोधित किया था कादम्बनी गांगुली। ये भारत की पहली महिला स्नातक भी है। इसके बाद 1917 का कलकत्ता अधिवेशन होता है। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, एनी बेसेंट ने किया था। 1916 का होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर एनी बेसेंट ने चलाया था। एनी बेसेंट की प्रमुख पत्रिकाएं हैं कॉमनवेल्थ और इसके साथ साथ न्यू इंडिया, एनी बेसेंट की प्रमुख पत्रिकाएं। इसके बाद 1925 का कानपुर अधिवेशन होता है, अध्यक्षता करती है सरोजिनी नायडू। इसके बाद आपका 1933 का अधिवेशन होता है। 1933 के अधिवेशन की अध्यक्षता करती है आपकी नलिनी सेन। तो 3 महिलाएं जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। कौन कौन महिलाएं, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और नलिनी सेन। इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया है। और कांग्रेस का अधिवेशन जिसको पहली बार किसी महिला ने संबोधन किया था वो तो आपका 1890 का कलकत्ता अधिवेशन, संबोधन दिया था कादम्बनी गांगुली ने। याद रहेगा कि नहीं रहेगा। सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं, 24 जनवरी को। संबंध किससे, इंदिरा गांधी जी से। राष्ट्रीय महिला दिवस का संबंध किससे, सरोजिनी नायडू। 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे होते हैं। इसके साथ से 14 फरवरी को आपका पुलवामा अटैक हुआ था, इसलिए हम पुलवामा स्मृति दिवस या काला दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 24 फरवरी को हम केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाते हैं। 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। 28 फरवरी को सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, इसलिए हम 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। अभी क्या हमने 2 ही माह के डिस्कस किए, इतने तैयार कर लीजिए। अभी थोड़ी देर में वीडियो आएगा, उसमें हम मार्च और अप्रैल के डिस्कस कर लेंगे। जितना पढ़ रहे हो ना इसको 2 से 3 बार देख लो, चाहे इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स बना लो, बस याद कर लो। अब इसमें हो सकता है कि आपको दिवस याद होंगे, 1 या 2 दिवस ऐसे होंगे जो नहीं याद होंगे, या 1 या 2 एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐसी होंगी जो नहीं याद होंगे। उनको क्या करिए, एक पेज में लिख लो। इसके साथ साथ अगर आप ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हैं तो आपको जो नोट्स दिए गए उतने नोट्स को पढ़ लीजिए। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के भी नोट्स बनाए हो, बहुत जल्द आपको उसकी PDF मिल जाएगी। पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए।